हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम कक्षा 8वीं गणित एनसीईआरटी की शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो से हम अध्याय 1 परिमेय संख्या की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं आपको आने वाले वीडियो में है ना कक्षा 8वीं गणित एनसीईआरटी का पूरा कोर्स मैं आप सभी बच्चों के लिए बना रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो पूरा कोर्स मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हो, आने वाले वीडियोस को। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 परिमेय संख्या की प्रश्नावली 1.1 के सारे सवालों को हम सोल्व करने वाले हैं ना। प्रश्न 1 से प्रश्न 11 तक के हम सभी सवालों को सोल्व करने वाले हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 हमें दिया है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पहला सवाल दिया है और दूसरा सवाल ये दिया है, हमें इसे सोल्व करना है। तो देखिए, जो आपको पहला सवाल दिया है इसमें जो आपको पहला पद है वे गुणे में है ना। ये वाला पद क्या है, धन में है, और ये वाला पद गुणे में है। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं, है ना। तो देखिए, हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें दिया है ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। तो आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं गुणे में है, तो मतलब हम इनका गुणा कर देंगे। तो देखिए, अंश का गुणा होगा अंश से और हर का गुणा होगा हर से। तो यहाँ पर देखिए, अंश है ऋण 2 और यहाँ पर है अंश 3, यानी कि ऋण 2 का गुणा होगा 3 से, तो कितना आएगा, ऋण का 6 आएगा, बटे 5 का गुणा होगा 3 से, ठीक है। 5 का गुणा होगा 3 से, तो कितना आएगा, 15 आएगा, प्लस 5/2 का हम 5/2 लिख देंगे। ऋण यहाँ पर देखिए, जो 6 है वह 3 से कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर ऊपर बचा कितना, 1 बचा, और नीचे बचा 5 गुणित 2, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, हम 6 और 15 में 3 का भाग दे सकते हैं। तो देखिए, 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, और 3 5 से कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आया ऋण 2/5 प्लस ये जैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धन और ऋण वाली संख्या है, तो जहाँ पर भी धन ऋण वाली संख्या आती है हमें उन्हें सरल करना पड़ता है, तो हम लघुत्तम लेकर इन्हें सरल करते हैं। तो हम यहाँ पर इनका हर में लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो आइए हम इनका हर में लघुत्तम लेते हैं, और लघुत्तम हम किस प्रकार से लेते हैं, चलिए मैं आपको रफ में समझाता हूँ, है ना। देखिए, आपको संख्या आपको क्या क्या दी गई है, आपको संख्या दी है 5, 2 और 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, 2 और 10। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का यहाँ पर निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का। तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम इसे जैसे का वैसे लिखेंगे। 2 में 2 का भाग जाता है 1 बार, और 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो संख्या आई है आपके सामने, इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता है, ना ही 3 का भाग जा सकता है, इसमें भाग जाएगा अब 5 का। तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, और 5 एकम 5। तो यहाँ पर आपका गुणनखंड निकल कर आ गया है 2 गुणित 5 बराबर कितना होता है, 10, यानी कि आपका लघुत्तम कितना होगा, 10। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हर में लघुत्तम 10। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, 10 में 5 का भाग जाता है 2 बार, और इस 2 का गुणा होगा ऊपर के ऋण 2 से। तो 2 का गुणा जब ऋण 2 से होगा तो कितना आएगा, ऋण का 4 आएगा, प्लस का प्लस। 10 में 2 का भाग जाता है 5 बार, और इस 5 का गुणा होगा ऊपर के 5 से, तो कितना जाएगा, 5 25 माइनस 10 का भाग जाता है 10 में 1 बार, और इस 1 का गुणा होगा ऊपर के अंश से, तो 1 गुणित 1 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बटे में 10, यहाँ पर 25, ऋण 1 और ऋण 4, है ना। ऋण 1 और ऋण 4 कितना होगा, तो देखिए, ऋण और ऋण, है ना, ऋण और ऋण क्या होता है, ठीक है। यानी कि जब हम ऋण 4 में ऋण 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, ऋण का 5 आएगा। ऋण वाली संख्या जो होती है जुड़ती है, और जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या का आता है। तो देखिए, यहाँ पर ऋण वाली संख्या है, तो यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ दिए, 4 और 1 हो गया 5, और बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, तो हमने यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा दिया।
तो आगे हम इसे सरल करते हैं। 25 में 5 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा बटे में 10, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 20 बचेगा। यहाँ के जो जीरो से ऊपर का जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आंसर 2। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। चलिए अब हम इसका सेकंड सवाल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड में आपको दिया है 2/5 गुणित -3/7 ऋण 1/6 गुणित 3/2 धन 1/14 गुणित 2/5। तो हम इसे सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, ठीक है, तो यानी अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुणित ऋण 3 कितना हो जाएगा, ऋण का 6 हो जाएगा बटे में 7 में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, माइनस यहाँ पर देखिए जो 6 है वह 3 से 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा कितना 1 बटे 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 14 2 से 7 बार कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 7 35 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इनका लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इनका लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आप, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले धन वाली संख्या लिखते हैं जो कि है 1/35, फिर हम ये वाली ऋण वाली संख्या लिख देते हैं जो कि है 6/35, और यहाँ पर क्या बचा ऋण 1/4। इन दोनों का हम सबसे पहले लघुत्तम लेते हैं। तो देखिए 35 और 35 का लघुत्तम होगा 35। 35 का 35 में एक भाग जाएगा एक बार और एक का गुणा होगा 1 से, तो कितना आएगा 1 ऋण 35 का 35 में भाग जाएगा एक बार और इससे 1 का गुणा होगा 6 से, तो कितना आएगा ऋण 6 -1/4। तो यहाँ पर देखिएगा 6 में से 1 गया बचेगा 5, और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो हम यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे बटे में 35 -1/4 का 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 35 है वह 5 से 7 बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पर पास ऋण 1 बचेगा बटे में 7 ऋण 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हम इनका अब लघुत्तम ले लेते हैं क्योंकि ऋण में है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 4 का जब हम लघुत्तम लेंगे तो देखिए हम यहाँ पर मैं आपको लघुत्तम लेकर बताता हूँ किस का ले रहे हैं हम, 7 और 4 का ले रहे हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, तो देखिए 7 में 2 का भाग नहीं जाता तो हम 7 का 7 लिखेंगे, 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, फिर हम 2 से भाग देते हैं तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 1 कम 2 होता है। अब 7 में 2 का भाग भी नहीं जा सकता, 3 का भी नहीं जा सकता है ना, तो इसमें सीधा भाग जाएगा 7 का, तो 7 1 कम 7 होता है। तो गुणनखंड आ गया आपके पास 2 गुणित 7। तो हम इनका जब गुणा कर देंगे तीनों का तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 7 चौक होता है 28, यानी कि इसका लघुत्तम कितना आ गया आपके पास, लघुत्तम आ गया है 7 चौक 28। अब 28 में 7 का भाग जाता है 4 बार, और इस 4 का गुणा हम कर देंगे ऊपर के ऋण 1 से, तो कितना आएगा ऋण 4, फिर माइनस का चिन्ह। 28 में 4 का भाग कितने बार जाता है ना, 28 में 4 का भाग जाता है 7 बार, और इस 7 का गुणा हम कर देंगे ऊपर के 1 से। तो यहाँ पर देखिए ऋण 4 और ऋण 1 है ना, दोनों ऋण वाली संख्या है तो आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा है ना 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह तो हम यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा देंगे बटे में 28, और यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते इसके सेकंड सवाल की तरफ। तो देखिए हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको 5 सवाल दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो आइए में से सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए योज्य प्रतिलोम की सिंपल सी है ना ट्रिक होती है। यहाँ पर देखिए जो संख्या है ना, जो परिमेय संख्या है वह प्लस की है,
तो जब योज्य प्रतिलोम होगा इसका तो भाई माइनस की हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे है ना, ये प्लस की है तो ये माइनस की 2/8 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे है। अब इसकी एक और शर्त होती है ना, यानी कि इसकी परिभाषा होती है योज्य प्रतिलोम की, किसी संख्या का व्युत्क्रम उसकी मूल संख्या के साथ जोड़ने पर उसका योगफल 0 आता है। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जो आपका योज्य प्रतिलोम लिख रहा है, जो योज्य प्रतिलोम है -2/8, यदि हम इसे इसकी मूल संख्या यानी कि 2/8 के साथ हम इसे जोड़ दें, यानी कि हम इसका योग कर दें, तो उसका जो योग आता है वह 0 के बराबर आता है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पर 2/8 धन की, यहाँ पर 2/8 ऋण की है, तो ऋण और धन वाली संख्या जब समान होती है तो वह कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब कि यहाँ पर 0 आ गया, यानी कि इसका आंसर जो हमने निकाले है वह सही है। इसी प्रकार हम देखते हैं इसका सेकंड में हमें दिया है ऋण 5/9, तो हमें लिखेंगे ऋण 5/9 का योज्य प्रतिलोम, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो 5 है ऋण का है, तो योज्य प्रतिलोम में भी प्लस का हो जाएगा, तो हमने लिखा प्लस का 5/9 है। इसके लिए भी हम यहाँ पर जो 70 तक की जाँच है हम उसे भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए योज्य प्रतिलोम निकला है 5/9 और इधर है मूल संख्या 5/9, हम इनका गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ऋण की संख्या तो हम लगाएंगे ऋण का चिन्ह, ये जो संख्या है प्लस वाली है, जो संख्या है वह माइनस वाली है, तो प्लस की संख्या से माइनस की संख्या कैंसिल हो गई और आंसर आ गया 0, यानी कि योगफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरे में हमें दिया है ऋण 6/5, तो हम इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 6 है वे ऋण की है, योज्य प्रतिलोम में वे धन की हो जाएगी, बटे का बटे 5 यहाँ पर ऋण का है, तो योज्य प्रतिलोम में वे प्लस का हो जाएगा है, क्योंकि योज्य प्रतिलोम हमारे पास निकला है 6/5 और इसकी मूल संख्या है क्या है, मूल संख्या इसकी ऋण 6/5। ठीक है, हम इसका योग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाली संख्या है और यह माइनस वाली संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस वाली संख्या से माइनस संख्या कैंसिल हो गई और यहाँ पर आंसर आ गया 0। इसी प्रकार हम इसके चौथे सवाल को करते हैं। चौथे में हमें दिया है 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। देखिए यहाँ पर 2 का 2 रहेगा बटे में, है ना, मतलब कि जो 2/9 जो संख्या है वह माइनस की है, तो योज्य प्रतिलोम में भी प्लस की हो जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जांच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए योज्य प्रतिलोम निकला है यहाँ पर 2/9 और यहाँ पर जो मूल संख्या है वह है ऋण 2/9, तो प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या कैंसिल हो गई और यहाँ पर योगफल आ गया 0। इसी प्रकार हम 5वां देख लेते हैं। 5वें में हमें दिया है 19/6 का योज्य प्रतिलोम हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 19/6 यहाँ पर ऋण वाली संख्या है, तो योज्य प्रतिलोम में भी प्लस की हो जाएगी। इस पर भी हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए योज्य प्रतिलोम है 19/6 और इसकी मूल संख्या है ऋण 19/6, तो प्लस वाली संख्या से माइनस वाली संख्या कैंसिल हो गई और आंसर आ गया 0। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 आपको हल करना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे सवाल की तरफ। तो देखिए हमें प्रश्न 3 दिया है, हमें यहाँ पर 2 संख्या दी है, इनके लिए हमें सत्यापित करना है माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू से प्लस का एक्स, मतलब कि हमें इन जो x का मान है हमें इस पर रख के हमें सत्यापित करना है, यानी कि जांच करना है। तो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए पहला सवाल हमने लिया है x बराबर से 11/15, हमें मान रखना है इसमें। तो देखिए ये होगा लेफ्ट हैंड साइड और ये होगा राइट हैंड साइड, है ना, ये बाएं तरफ की संख्या है और ये दाएं पक्ष की तरफ की संख्या है। तो हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसमें मान रखते हैं, यदि उसका मान राइट हैंड साइड के जैसा आ गया तो मतलब कि संख्या जो है वे सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है माइनस, तो हमने लिखा माइनस
कोष्टक में है माइनस। तो यहाँ पर देखिए x का मान हम रख देते हैं, x का मान दिया है 11/15। तो देखिए जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस बन जाता है और हम प्लस को लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर जब प्लस आ गया तो यहाँ पर क्या बचा, 11/15 बचा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 11/15 है वह x का मान है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये क्या होगा, राइट हैंड साइड हो गया। मतलब कि ये जो मान है वह सत्य निकल कर आ गया है ना। अतः LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। इसी प्रकार हम सेकंड सवाल देखते हैं इसी का। तो देखिए सेकंड में हमें दिया है x बराबर से ऋण का 13/17। तो हम यहाँ पर लेते हैं LHS में हमें दिया है माइनस, कोष्टक में माइनस x। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो माइनस का माइनस कोष्टक में माइनस का माइनस, x का मान हमें दिया है क्या, ऋण 13/17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बड़ा कोष्टक में हम यहाँ पर बना सकते हैं, अंदर छोटे कोष्टक में हम लिख देंगे ऋण 13/17। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऋण का गुणा जब ऋण से होगा तो क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। और धन बनने के बाद है ना, धन बन गया, और धन बनने के बाद जब इसका गुणा होगा ऋण से तो वह पुनः ऋण बन जाएगा, यानी कि क्या आएगा, ऋण 13/17 यहाँ पर आएगा। ठीक है। माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो वह बन जाता है प्लस, और है ना यहाँ पर माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो बना प्लस, और इस प्लस का गुणा जब ये माइनस से हुआ तो पुनः बन गया माइनस। इस प्रकार से यहाँ पर आया है। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऋण 13/17 जो हमारे पास संख्या आई है वह x के बराबर है। मतलब कि यहाँ पर जो LHS का मान है राइट RHS के बराबर हो गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, और ये क्या होगा, प्रूव हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। तो देखिए प्रश्न 4 में हमें इन सारी संख्या को हमें गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो देखिए पहला में दिया है ना, पहले में हमें ऋण 13 का गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है ऋण 13, ऋण 13 के बटे में कुछ भी नहीं है तो हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, ये अंश है ये हर है, हमें हर को गुणे में अंश बना देना है, और जो अंश है उसे हमें गुणे में हर बना देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कुल मिलाकर 1। और गुणनात्मक प्रतिलोम की भी यही शर्त है कि गुणनात्मक प्रतिलोम में जो आंसर आना चाहिए वह 1 आना चाहिए, है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड हमें दिया है ऋण 13/19 का गुणनात्मक प्रतिलोम। तो देखिए -13/19 हर को हम बनाएंगे अंश, है ना, माइनस का माइनस रहेगा और अंश को हम बना देंगे हर। तो देखिए माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल, 13 से 13 यहाँ पर कैंसिल, और 19 से 19 यहाँ पर कैंसिल। तो कुल मिलाकर गुणनखंड कितना आएगा, 1 आएगा, और यही इसकी शर्त भी होती है। तीसरा हम देखते हैं 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम। तो देखिए 1/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। हर को हम बनाएंगे अंश और अंश को बनाएंगे हर। 1 से 1 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1। इसी प्रकार देखिएगा यहाँ पर ऋण 5/8 गुणित ऋण 3/7 का गुणनात्मक प्रतिलोम। तो देखिए सबसे पहला हम, है ना, इन दोनों का ये जो दोनों संख्या है वे गुणे में है। सबसे पहले हम ऋण 5/8 का यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए ऋण 5/8 गुणित ऋण का ऋण रहेगा, हर चलेगा अंश में और अंश चलेगा हर में। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, कुल मिलाकर गुणनखंड आ गया है 1। इसी प्रकार हम ऋण 3/7 का निकालते हैं। ठीक है। तो ऋण 3/7 गुणित ऋण का ऋण रहेगा, अंश हर चल गया अंश में और अंश चल गया हर में। तो 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो वहाँ पर गुणनखंड आया 1। और जब आप इन दोनों संख्या का गुणा करोगे, यानी कि जब आप 1 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही
आ जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं ऋण 1 और गुणित ऋण 2/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम। तो देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं ऋण 1 का। तो देखिए ठीक है, ऋण 1 के बट्टे में 1 होगा, गुणित ऋण का ऋण रहेगा, हर चला जाएगा अंश में और अंश चला जाएगा हर में। तो कुल मिलाकर ये सारे जो पद हैं वे कैंसिल हो जाएंगे और गुणनखंड बचेगा 1। इसी प्रकार हम निकालते हैं ऋण 2/5 का। तो ऋण 2/5 गुणित ऋण का ऋण रहेगा, हर चला गया अंश में और अंश चला गया हर में। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और ऋण से ऋण कैंसिल। तो यहाँ पर गुणनखंड आ गया 1। तो जब आप 1 में 1 का गुणा कर दोगे तो 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार हम ऋण 1 का निकालते हैं। तो देखिए ऋण 1 के बट्टे में कुछ भी नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, गुणित हर चला गया अंश में और अंश चला गया हर में और ऋण का ऋण। तो ऋण से ऋण कैंसिल, 1 से 1, 1 से 1। तो यहाँ पर कुल मिलाकर गुणनखंड आया आपका 1। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब कि आपका गुणनात्मक प्रतिलोम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वे सिद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 5 में हमें दिया है ना, हमें यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, इन्हें हमें है ना यहाँ पर गुणन हो रहा है। तो इस गुणन में कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है हमें उसका नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो हमें दिया है ऋण 4/5 गुणित 1 बराबर से 1 गुणित ऋण 4/5 बराबर से होता है ऋण 4/5। तो यहाँ पर जो गुणधर्म का प्रयोग हुआ है वह हुआ है गुणनात्मक तत्समक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सेकंड में हमें दिया है ऋण 13/17 गुणित ऋण 2/7 बराबर से ऋण 2/7 गुणित ऋण 13/17। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर दोनों संख्या एक दूसरे के गुणे में थी, तो पहली संख्या को हमने दूसरी बनाकर लिख दी है और दूसरी संख्या को हमने पहली बनाकर लिख दी है, यानी कि हमने इसका क्रम बदल दिए है। तो जो इसमें जो गुण का प्रयोग हुआ है वह प्रयोग हुआ है गुणन क्रम विनिमयता का। ठीक है, अब देखिए तीसरे में हमें दिया है ऋण 19/29। तो देखिए ऋण 19/29 में हर को यहाँ पर बना दिया अंश और अंश को बना दिया हर, ऋण का ऋण। तो ऋण से ऋण कैंसिल हो गए, सब संख्याएं कैंसिल हो गई, तो कितना आया, 1 आया। तो हम इससे पहले अभी सवाल में हमने पढ़े थे ये किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं इसमें गुणधर्म प्रयोग होता है गुणनात्मक प्रतिलोम का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हल होता है। तो देखिए प्रश्न 6 में हम दिया है 6/13 को ऋण 7/6 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी कि हमें इस संख्या का हमें सबसे पहले हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ेगा और फिर जब व्युत्क्रम आएगा उस व्युत्क्रम में हम इस संख्या का गुणा कर देंगे। तो मतलब कि हम सबसे पहले निकालते हैं ऋण 7/6 का व्युत्क्रम। तो देखिए हम यहाँ पर ऋण 7/6 का व्युत्क्रम निकालते हैं, तो जो हर वाली संख्या है वह अंश में चले जाएगी और जो अंश वाली संख्या है वह हर में चले जाएगी और ऋण का ऋण ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर में हम लिखते हैं ऋण का ऋण 6 चले जाएगा अंश में और जो 7 है वह चले जाएगा हर में। मतलब कि इसका जो व्युत्क्रम है कितना है, ऋण 16/7 है ना। तो देखिए अब जो हमारे पास जो व्युत्क्रम निकला है इसका हम गुणा करेंगे 6/13 से। तो देखिए हम यहाँ पर गुणा करते हैं 6/13 गुणित ऋण 16/7। तो देखिए जब आप 16 में 6 का गुणा करेंगे, ऋण का ऋण रहेगा तो कितना आएगा, वह 96 आएगा। आप गुणा करके दे सकते हैं और 13 होता है 91। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न 7 हमें दिया है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित कोष्टक में 6 गुणित 4/3 को कोष्टक में 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अवकलन करते हैं। यहाँ पर आपको गुणधर्म का नाम बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें संख्या दी है 1/3 गुणित कोष्टक में 6 गुणित 4/3। तो यहाँ पर देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए 1/3 का 1/3 गुणा का गुणा, यहाँ पर 6 का गुणा होगा 24 से, तो कितना आएगा 4 से, तो कितना आएगा 24/3। तो यहाँ पर देखिए 3 से 8
24 से 3 कट जाएगा 8 बार, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आया, यहाँ पर 8/3 आया। इसी प्रकार हम सेकंड संख्या लेते हैं जो कि है कोष्टक में 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3। तो यहाँ पर हमने लिखा है ना 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3। तो जो 6 है वह 3 से 2 बार कटेगा, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2 गुणित 4/3। 2 का गुणा 4 से तो कितना आ गया 8/3। मतलब कि इन दोनों के मान जो है वे बराबर निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए हम इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं हम बी और इसे मान लेते हैं हम सी। ठीक है, मतलब कि हमने इसे माना ए, बी और सी। तो ए तथा बी तथा सी के लिए नियम होता है सहचारिता का, ए गुणित कोष्टक में बी गुणित सी बराबर से कोष्टक में ए गुणित बी गुणित सी, है ना। मतलब कि हम यहाँ पर लिखेंगे 3 परिमेय संख्याओं ए कोमा बी तथा सी के लिए, है ना। यहाँ पर देखिए हमने इसे ए माना है, इसे भी हमने बी माना है, इसे हमने सी माना है। तो देखिए क्या होता है सहचारिता का नियम, ए गुणित कोष्टक में बी गुणित सी बराबर से कोष्टक में ए गुणित बी गुणित सी। आप यहाँ पर दे सकते हैं, हमने इसे ए माना है, इसे बी माना है, इसे सी माना है ना। तो यहाँ पर दे सकते हैं ए गुणित कोष्टक में बी गुणित सी है, तो देखिए यहाँ पर कोष्टक में इन दोनों ये दोनों संख्या भी गुणे में है बराबर से। यहाँ पर ये दोनों संख्या गुणे में है, इसको हमने ए माना, इसे हमने बी माना, गुणित यहाँ पर सी खुले में है। तो इन दोनों के मान बराबर होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों के मान यहाँ पर बराबर है, मतलब कि यहाँ पर सहचारिता का नियम कार्य कर रहा है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे सहचारिता का नियम कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर सहचारिता का नियम कार्य करता है, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न 8 दिया है, क्या ऋण 1 सही 1/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 है? यदि है तो क्यों है, और क्यों यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको इसका कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या है यह परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, तो हम इसे परिमेय संख्या यानी कि अंश बटे हर के रूप में बनाते हैं। तो देखिए कह दिया हमें यहाँ पर ऋण 1 सही 1/8। तो यहाँ पर परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे और जो गुणा आएगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 8 का गुणा मैंने ऋण 1 में करेंगे तो कितना आएगा, ऋण का 8 आएगा। और ऋण 8 को जब हम 1 में, है ना, ऋण 8 को जब हम 1 में जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर अंश में ऋण का 9/8 का बटे 8। तो इसे हमने परिमेय संख्या के रूप में दर्शा दी है। अब हम इसका निकालते हैं का गुणनात्मक प्रतिलोम। क्या होगा इसका गुणनात्मक प्रतिलोम, है ना, मानस का मानस रहेगा, हर चला जाएगा अंश में और अंश चला जाएगा हर में, है। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं और हम बताएंगे कि जो हमने गुणनात्मक प्रतिलोम निकाले हैं वे है या फिर नहीं है। तो देखिए क्योंकि जब हम, ठीक है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए हम इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, ऋण 9/8 गुणित ऋण 8/9। तो वहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, मान 1 आया है। तो देखिए गुणनात्मक प्रतिलोम की शर्त यही होती है कि जो आपका प्रतिलोम निकला है उसको जब आप मूल संख्या से गुणा करेंगे तो उन दोनों का मान जो है 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब कि 1 आ गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ऋण, है ना, इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऋण 1 सही 1/8 का गुणनात्मक, यहाँ पर है ना, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम क्या है, आया है यहाँ पर 1 आया है।
और सवाल में हम कहा था कि इसका इसका गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 निकल कर नहीं आया है, मतलब कि इसका गुणनात्मक प्रतिलोम यह नहीं है, यह है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः ऋण 1 सही 1/8 का गुणनात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है ना। और क्या है, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम 1 है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न 8 सोल्व हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। तो देखिए प्रश्न 9 भी 8वें सवाल के टाइप हैं। क्या दिया है, क्या 3 सही 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम 0.3 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए हम इसे सबसे पहले हम परिमेय संख्या के रूप में बनाते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है 3 सही 1/3। यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम करेंगे इससे, और जब इसका गुणा हो जाएगा तो हम इसका गुण कर देंगे, इसको हम ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे। तो देखिए 3 तिया 9, 9 में जब हमने 1 जोड़ित किया जाएगा ऊपर अंश में 10 आएगा बटे 3। अब हम 0.3 लेते हैं, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं देखिए, है ना। 0.3 को हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे उसे, हम इसे बनाएंगे पूर्णांक। तो देखिए यहाँ पर आएगा 3 बटे में दशमलव को बन जाएगा 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है हम उतने 0 लगा देते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर सिर्फ एक संख्या है, मतलब 1 0 लग जाएगा, मतलब कि हम 0.3 को 3/10 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए गुणनात्मक प्रतिलोम का अर्थ ये होता है कि इन दोनों को गुणनफल करने पर, है ना, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ये क्या वाली संख्या इसका गुणनात्मक प्रतिलोम है, मतलब कि यदि हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या इसका मान 1 आएगा। तो हम इन दोनों को गुणा करके देखते हैं, मतलब कि हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं और इसको इसके रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10/3 गुणित 3 बटे यहाँ पर 10 हो गया। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कि यहाँ पर कितना मान आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर गुणनात्मक प्रतिलोम की शर्त भी यही होती है कि गुणा करने पर मान जो है 1 आना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पर जो शर्त है भी सिद्ध हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 सही 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि इनका गुणनखंड क्या आया है, 1 आया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल करना था। यहाँ पर हमने इसको इसके रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको हमने इसके रूप में प्रदर्शित करके यहाँ पर सवाल हल करे हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 10 दिया है, लिखिए, है ना। यहाँ पर आपको 3 सवाल दिए गए हैं, तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पहला में हमें दिया है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए सारी संख्या को व्युत्क्रम होता है, लेकिन जो 0 संख्या है उसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0। दूसरा परिमेय संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है ना। तो हमें 2 परिमेय संख्या बताना जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। तो देखिए 1 और ऋण 1 ऐसी व्युत्क्रम संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है ना, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर स्पष्ट भी कर देते हैं, 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को गुणनफल बराबर किया जाएगा 1, है ना। और, है ना, और ऋण 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, ऋण 1 का व्युत्क्रम होता है ऋण 1 बराबर क्या आएगा, 1। सॉरी, यहाँ पर ऋण 1 का व्युत्क्रम क्या होता है, ऋण 1 का व्युत्क्रम होता है 1। तो जो देखिए ऋण 1 का जब आप में 1 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ऋण, सॉरी, है ना। यहाँ पर देखिए
एक का व्युत्क्रम एक है, यानी कि एक का व्युत्क्रम एक है मतलब कि दोनों संख्या जो है आपस में समान है। इसी प्रकार ऋण एक का व्युत्क्रम ऋण एक ही होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऋण एक गुणित ऋण एक, मतलब कि ऋण एक का व्युत्क्रम अपने व्युत्क्रम के समान है। अब देखिए हम तीसरा देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तो वे परिमेय संख्या होती है जीरो, क्योंकि जो जीरो होती है उसका ऋणात्मक जीरो होता है। तो जब जीरो का ऋणात्मक जीरो है तो मतलब कि वे दोनों संख्याएं समान है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है प्रश्न 11। तो देखिए प्रश्न 11 में हमें यहाँ पर देखिए कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें इनकी पूर्ति करना है। तो देखिए पहला हमें दिया है शून्य का व्युत्क्रम खाली स्थान है। तो देखिए शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम होता नहीं है। ठीक है। दूसरा संख्या है खालिस्तान, और खालिस्तान स्वयं का व्युत्क्रम है। तो इससे पहले मैंने अभी आपको ऊपर बताया था जो एक है और जो ऋण एक है वे स्वयं के व्युत्क्रम होती है। क्योंकि देखिए मैं आपको रब में समझाता हूँ, जो एक होती है एक का व्युत्क्रम क्या होता है, एक होता है। तो मतलब एक का व्युत्क्रम एक है मतलब कि स्वयं के व्युत्क्रम के स्वयं के समान है। इसी प्रकार जो ऋण एक है उसका व्युत्क्रम भी ऋण एक होता है, मतलब कि ये स्वयं के समान है। अब ऋण 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो देखिए हम ऋण 5 का व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। ऋण 5 के बटे में कुछ नहीं तो हम इसके बटे में 1 ले सकते हैं। तो देखिए ऋण का ऋण रहेगा, अंश चले हर चला गया अंश में और अंश चले गया हर में। ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर ऋण 5 का व्युत्क्रम किया जाएगा, ऋण 5 का व्युत्क्रम होता है ऋण 1/5 होता है। 1/x में क्या होगा, खालिस्तान में x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर आएगा दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। क्योंकि हम है ना समझ लेते हैं, मान के चलिए दो परिमेय संख्या है 5/3 गुणित 3 है ना गुणित 8/3। तो यहाँ पर देखिए यदि आप इसका गुणा करेंगे तो देखिए 8×5 40/3 तो इन दोनों को गुणनफल गुणा करने पर जो संख्या आ रही है वह परिमेय संख्या ही आ रही है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में ही आ रही है। छठवां देखिए किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम खालिस्तान होता है। तो देखिए धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3 के सारे सवाल को हल कर लिया है। उम्मीद आप सभी को अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।